नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में महागठबंधन के बुलाए गए बंद का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। राहुल पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले। ईसी ऑफिस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के पास राहुल और तेजस्वी के मार्च को रोका गया। तो राज्य के अलग अलग इलाकों में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने वाहनों के चक्का जाम किए हैं। इस दौरान 5 शहरों में ट्रेनें रोकी गई और हाईवे जाम किया गया। वहीं राहुल गांधी चुनाव के सिलसिले में बिहार का कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो किसी मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए बिहार पहुंचे हैं। बिहार में कई दिनों से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सियासी हंगामा मचा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के जरिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और गरीब मजदूरों के वोट काटने की साजिश की जा रही है। विपक्ष ने इसे वोटबंदी बताते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो वोटर लिस्ट के जरिए विपक्ष चुनाव में वोट बटोरने की कवायद में लगा हुआ है। वहीं विरोध मार्च के दौरान तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तो आपको बता दें, जिस तरह से लगातार बिहार बंद को लेकर ये कवायद तेज हो गई है। विरोध मार्च के दौरान तेजस्वी यादव का बयान, वोटर लिस्ट से गरीब मतदाताओं के नाम हटाए गए, करोड़ों वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। उसको लेकर ही यहाँ पर बिहार बंद हो रहा है। जी हाँ, तो आज बिहार बंद बुलाया गया है, जिसके चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी गहमागहमी है और चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचना है। इस बीच जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोध मार्च के दौरान तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आता है, वोटर लिस्ट से गरीब मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तो पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और बाकी हम देख सकते हैं दलों के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, नेता दिखाई दे रहे हैं जो कि महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और एक तरह से यहाँ पर एनडीए सरकार को घेरने की कवायद, वोटर लिस्ट से गरीब मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और आरोप लगा दिए हैं सीधे सरकार पर कि सब मिली जुली है भगत और मिली भगत है। यहाँ पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये पूरा काम किया जा रहा है। तो विरोध मार्च के दौरान तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया है। स्वागत करता हूं इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट
जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है, यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर
सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं और जो यहाँ भीड़ आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। तो देखिए, जिस तरह से अब कहीं ना कहीं महागठबंधन एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में, और आज बिहार बंद किया जा रहा है। मुद्दा यही है कि जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो यहाँ पर धांधली की जा रही है, आरोप लगाया चुनाव आयोग पे कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश, और इसी को लेकर यहां पर आज ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। बिहार बंद बुलाया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो रेल हैं उनके पहिए भी थमते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग तक ये जो मार्च है वो निकलना था, लेकिन इसे बीच में ही रोक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, हमने देखा सुबह 6 बजे से ही आरजेडी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में कई जगह आगजनी भी की गई, टायर जलाए गए और ये प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दिया। अब विरोध यहाँ पर किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। हम देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस से राहुल गांधी हैं, साथ ही साथ पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, यानी कि जितने भी गठबंधन यहाँ पर बिहार में इस वक्त एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वोटर लिस्ट रिवीजन का, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, लेकिन सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो गरीब वोटर्स हैं उन्हें वोटिंग करने के उनके अधिकार से वंचित किया जाएगा। वहीं पटना में महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर, गरीबों के वोट काटे गए हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि गरीबों के वोटों को काटना ये मकसद है सरकार का। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में भी गड़बड़ी का जिक्र किया है राहुल गांधी ने। तो चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए वोटर जोड़े गए और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं बिहार इलेक्शन को लेकर, क्या यहाँ पर भी यही होना है? और यही आरोप यहाँ पर राहुल गांधी ने लगाया है कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा, नए वोटर्स जोड़ दिए गए और उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ है। तो ऐसे में अब की बार भी यही करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो वोटर लिस्ट का सच छिपाना चाहता है ईसी। महाराष्ट्र का वोटर लिस्ट भी नहीं मिली है कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरह से ये लिस्ट बनाई गई थी, कितने नए इसमें उम्मीदवार जोड़े गए थे, कितने नए वोटर्स जोड़े गए थे, और ये तमाम सवाल यहाँ पर राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए। वहीं रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के मार्च पर निशाना साधा, कहा विपक्ष सही जगह पर ताकत दिखाए। विपक्ष जानबूझकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। घुसपैठियों को वोट का अधिकार क्यों है? जांच हो जाने में आखिर दिक्कत क्या है? अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत न मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए। दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आप अपनी ताकत दिखाइए ना। अब ये ताकत में, इस ताकत को जनता कैसे देखती है भी सवाल है ना।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हम, लगातार हम चर्चा करेंगे इस पूरी खबर को लेकर कि आखिर क्या कुछ बिहार में हो रहा है। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र यादव जी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम लगातार आज देख रहे हैं कि बिहार बंद हो रहा है और महागठबंधन के सभी नेता यहाँ पर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जिस तरह से वोटर लिस्ट रिवीजन हो रही है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार को फायदा पहुंचाने के आरोप ईसी पर लग रहे हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगी, आखिर ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग यहाँ पर पक्षपात कर रहा है? ये हमें इसलिए ऐसा लग रहा है कि 2003 के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता की सुरक्षा की बात की, पर आज से 9 महीना पहले चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव कराया। तो क्या प्रथम दृष्टि में वोटर लिस्ट के अंदर फर्जी वोटर थे? अगर फर्जी वोटर थे तो इनके तमाम बिहार से चुने गए सांसद और विधायक फर्जी हैं, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम हिंदुस्तान के अंदर फुल एंड फेयर इलेक्शन कराना है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर चुनाव आयोग किसी पार्टी का समर्थक बन जाता है तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के लोग इसका विरोध करेंगे, और यह सीधे तौर पे भारतीय संविधान पे चुनाव आयोग के द्वारा किया गया हमला है, जो कतई हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके विरोध में, जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि यह सीधे तौर पे वोट की चोरी है और ये पिछले दरवाजे से बिहार के अंदर चुनाव को जीतना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये सीधे तौर पर सरकार पर निशाना आप साध रहे हैं कि सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है और जो कुछ हो रहा है सरकार की शय पर हो रहा है, कहीं ना कहीं इसी फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार को, एनडीए को। किशोर जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है मौजूदा सरकार पर, बीजेपी पर, और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार से मिला हुआ है। एनडीए की सरकार जो चल रही है उसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश और वोटर लिस्ट में एक बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती है। किशोर जी, मेरा सवाल आपसे सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन, मैं यहाँ पे जेडीयू का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, और मैं जेडीयू की तरफ से एसआईआर के संदर्भ में हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारा जो प्रयास है, उसको मैं रखना चाहता हूँ। और आज राहुल जी संविधान का प्रतीक लेकर भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है, वोटरों की चोरी हो रही है। तो राहुल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए, क्या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो गया है? क्या कुछ लोगों को वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है? तो ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है, और जिस संविधान की प्रति लेकर वह भाषण दे रहे हैं उसी संविधान के प्रावधान के तहत ही एसआईआर कराया जा रहा है, यह बिल्कुल स्पष्ट। और एसआईआर कराने का एक तकनीकी कारण है, जो तकनीकी कारण भी पब्लिक डोमेन में है, कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें बताया था कि ये बिहार में इतना % वोटरों डाउटफुल क्राइटेरिया के साथ रखा गया है, तकरीबन 25 लाख वोटर, और उसी के आधार पर यह कराया जा रहा है। 13वां बार कराया जा रहा है, 13 बार। तो मेरा विपक्ष के लोगों से ये कहना है कि आप प्रक्रिया में साथ दीजिए, जनता को जागरूक कीजिए, वोटरों को जागरूक कीजिए, और जहां पर लगे कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो उस पर उंगली उठाइए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे जो विपक्षी दल है वो प्रक्रिया के औचित्य पे सवाल कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 10 वर्षों में 4 अलग अलग राज्यों में सेम एसओपी पर, सेम प्रक्रिया से इस प्रकार का रिवीजन कराया गया है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या असम हो या फिर त्रिपुरा हो।
या चौथा स्टेट हम बिहार आ रहे हैं जिसमें हो रहा है। हम्म, तो विपक्ष को इस बात को बोलना चाहिए, क्या यह संविधान से इतर कराया जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट सब पब्लिश हो गया है जिसपे उन्हें किसी तरह की परेशानी दिख रही है? तो पूर्ण रूप से ये इल माइंडेड है, ये बीमार मानसिकता का परिचायक है कि इन्हें इस प्रक्रिया से परेशानी है। जबकि हमारा दल कल ही एक साइकिल रैली के माध्यम से हमने पूरे बिहार में हर पंचायत में मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। हमारा यह मानना है कि अगर सटीक वोटर है, अगर वोटर सही है तो उनकी एंट्री होनी चाहिए, एक एक वोटर का एंट्री होना चाहिए। और अगर कोई अवैध है, डुप्लीकेसी है, तो उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर भी किया जाना चाहिए। यानी जितना सटीक हमारा मतदाता सूची होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र लेकिन होगा। किशोर जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक वोटर लिस्ट बनाई थी तो उसमें सभी रिवीजन हुए थे, तो अब ऐसे में फिर से क्या जरूरत पड़ गई और क्या 1 महीने में संभव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मई 2024 में चुनाव आयोग का रिपोर्ट आया था, जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 38 में से 26 जिला, ये रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद का रिपोर्ट है, 38 में से 26 जिला के मतदाता सूची में 15% तक डुप्लीकेट, मृतक या स्थानांतरित प्रवृत्तियां पाई गई। दूसरे तरफ आप देखेंगे समस्तीपुर हो, बक्सर हो, सारण हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, जी, उसमें 20% तक ऐसे वोटर्स थे जो गलत या अप्रमाणिक पाए गए, यानी अप्रूव नहीं थे। और तकरीबन 25 लाख वोटर ऐसे थे जो संदेहास्पद, डाउटफुल लिस्ट में पाए गए। और यह पब्लिक डोमेन डेटा है, जो डेटा आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं और उसको पब्लिकली उस समय, ये 24 मई की बात है, 24 मई को इलेक्शन कमीशन ने इस डेटा को पब्लिक डोमेन में जारी किया था, जो वेबसाइट पे भरा हुआ है। और उसी डाटा के आधार पर गहन परीक्षण की पुनरीक्षण की का निर्णय लिया गया। तो मेरा मानना है कि ये तो एक पैरामीटर सेट है और उसी पैरामीटर का एक पार्ट है। जी, यानी आप कह रहे हैं कि जो एक हिस्सा है वो लोकसभा चुनाव में हो गया और जो खामियां उस वक्त देखी गई वो अब पूरी करने की कोशिश की जा रही है, कम से कम इस विधानसभा चुनाव में। मैं इसमें स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स लोकसभा चुनाव के बाद की और उसी रिपोर्ट्स के आधार पर ये परिस्थिति बनी कि हमें एक बार फुल फ्लेज पुनरीक्षण होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। और जो भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, उनके पास ठोस आधार है, वो उसमें हो सकते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिकल बिल्कुल 11 पॉइंटर्स दिए गए हैं, 11 ऐसे दस्तावेज जिनमें से अगर आप एक भी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। आलोक जी, लेकिन सीधे तौर पर, ठीक है सर, आलोक जी, लेकिन सीधे तौर पर ये मानिए कि आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का भी जिक्र किया गया, महाराष्ट्र इलेक्शन का भी जिक्र किया गया कि देखिए किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने वहां पर जीता है, गड़बड़ी कराई गई, नए वोटर्स ऐड किए गए इस वोटर लिस्ट में और सीधे तौर पर ईसी फायदा पहुंचाता है बीजेपी को, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। आलोक सर, आपका रिएक्शन अनम्यूट कर लीजिएगा सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं सर, बताइए। गीतू जी, अगर महाराष्ट्र में 75 लाख वोट ऐड किए गए और वो गलत थे तो अभी तक ये बैठ के चुप क्यों हैं? कोर्ट में उसके खिलाफ क्यों नहीं गए हैं? सिर्फ पब्लिक में हल्ला कर देने से क्या वो मामला सॉल्व हो जाएगा? और बिहार में इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सी लोगों का 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, क्योंकि बिहार से बहुत सा जनता देश के अन्य राज्यों में बरसों से रह रही है और उन लोगों ने अपना नाम वहां डिलीट नहीं कराया है और दूसरी जगह जाकर वहां पर अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा दिए। तो अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही है, रिवीजन हो रहा है, तो ये तो शुद्धिकरण है। मेरा ऑब्जेक्शन शुरू में भी था, अभी भी है, कि जितना टाइम फ्रेम इसको इलेक्शन कमीशन ने दिया है और अभी तक सभी बीएलओ की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो ये टाइम फ्रेम को बढ़ाना चाहिए। अभी जो टाइम फ्रेम है वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। मॉनसून सेट कर गया है, बहुत जगह बाढ़ की, पानी की स्थिति से स्थितियां ऐसी होंगी जहां दुर्गम रास्ते होंगे, वहां पर जाकर इस वोट का निरीक्षण, शुद्धिकरण सही ढंग से हो पाएगा
इस पर जी मुझे और इस सर पर मुझे आलोक काम- सर इसी को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष कि आखिर इतने कम समय में इलेक्शन कमीशन ये पूरा काम कैसे कर पाएगा? एक महीने के अंदर क्या ये इतना जो डाटा इकट्ठा करना है वो नहीं, पूरा हो गीतू पाएगा, जी, नहीं हो पाएगा? जी गीतू जी, वो 1 महीना है या मेरे हिसाब से सिर्फ 18 दिन ही है। हम्म 1 महीना का टाइम शायद नहीं दिया है, 18 दिन ही दिया है। जी। अब इधर कहीं बढ़ा दिया हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बिहार को मैं अच्छी तरीके से रग रग से वाकिफ हूँ, वहां पर मानसून सेट होने के बाद बहुत सी जगहों पर आपका आवागमन बाधित हो जाता है और वहां पर नहीं लोग तो सर ये काम पूरा अपनी कैसे होगा फिर? इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है ये और सीधे काम- तौर पर ये- यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी शय पर ये सब हो रहा है। नहीं, बीजेपी का देखिए, शय पर तो ये बराबर हमको ले लेते हैं। कभी सीबीआई को कहते हैं कि इनका पर्सनल थिएफडम है, ईडी पर कहते हैं थिएफडम है, और देश के लोग, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जो जो लोग पावर में थे उन्होंने किस तरीके से बिहार को लूटा है। चलिए ठीक है, ये लेकिन सब चुनौती विदित है। यही है इलेक्शन कमीशन के सामने कि 1 महीने के अंदर ये पूरा काम कैसे होगा, और यही बात विपक्ष भी उठा रहा है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने इस काम को करने का जिम्मा उठा लिया है और कह दिया हम 1 महीने में इस पूरे काम को कर देंगे, और पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं इतना एडवांस होगा कि टेक्निकली भी अगर हम देखें तो यहाँ पर डिजिटली तरीके से भी इसको पूरा किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन पूरा श्योर है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इस काम को पूरा कर लेंगे, वोटर लिस्ट जो अपडेशन करना है वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि ये सब कैसे आप कर पाएंगे, और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप सरकार की मदद कर रहे हैं, बीजेपी की मदद आप कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में की गई। तो कैसे समझे इस पूरे प्रकरण को यहाँ पर, क्योंकि सीधे तौर पर सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं है। ये कैसे साबित होगा कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से बीजेपी सपोर्ट कर रही है या बीजेपी की शय पर ये हो रहा है, विपक्ष के पास क्या कोई सबूत है इस बात को बताने के लिए? देखिए गीतू जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक संवैधानिक संस्था पर जब हम इस तरह से अविश्वास जाहिर करेंगे तो हमारा बहुत सारा सिस्टम दरभंग बरहम हो जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग पर सभी राजनीतिक दलों को विश्वास करनी चाहिए थी, और जो लगता है कि अभाव है। हाँ, ये बात सही है, और आपने देखा पैनल में भी, और बड़ा आश्चर्य भी लगा, और ये सच्चाई भी है। आलोक जी जो कह रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल वाले जो साथी हैं उनकी बात कह रहे हैं, और बड़ा रोचक भी लगा कि वो जितनी बात कह रहे थे वो सब विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर और सरकार पर। तो यहाँ तो आप सीधा सीधा देख लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको भी बिहार से वास्ता है, जो भी बिहार के ग्राउंड लेवल को जानते हैं, जमीनी सच्चाई को जानते हैं, वो यहाँ के मानसून के समय में, खासतौर पे वर्षा के समय में, और जो समय टाइम बॉन्ड है वो वाकई चिंताजनक है। इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण काम को पूरा करना इतना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर? चुनाव आयोग पर अभी आपने देखिए आलोक जी ने क्या कहा कि पलायन कर गए बहुत लोग। तो जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग तो कह ही रहे ना कि बहुत सारे जो लोग पलायन कर गए, जिनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम बिल्कुल, है, और ये देखेंगे कि 2-2 वोटर लिस्ट, मतलब कि 2-2 वोटर लिस्ट में नाम है। आप 2 राज्य में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, दिल्ली में भी आपका वोटर आईडी बना हुआ है, बिहार में भी है, और वहां से हटा नहीं, डिलीशन नहीं हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये गलत है। और इसमें क्या होगा कि राज्य के नीति निर्माताओं को पॉलिसी बनाने में भी बहुत ज्यादा संकट का सामना करना पड़ता है। जब आप 2-2 राज्यों में आप रहेंगे, 2-2 लोकसभा में आप रहेंगे, 2-2 विधानसभा में आप रहेंगे, और ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये वोटर लिस्ट बिहार की सच्चाई है। तो इससे आप कोई भी राजनीतिक दल को इनकार नहीं करना चाहिए था। दूसरा, एक मर्यादा तो रखना ही पड़ेगा, एक निष्ठा तो रखना ही पड़ेगा। एक ऐसी संस्था पर ब्लेम सीधे सीधे कर देना, किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व साबित कर देना, चोर कह देना, वोट चोर कह देना, हरियाणा और महाराष्ट्र का उदाहरण दे देना, ये अच्छी बात नहीं है। वो संस्था संवैधानिक संस्था है और उस पर पूरी तरह से निष्ठा रखनी चाहिए थी। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई उनको हम हटाएंगे, जो पलायन कर गए उनको हम हटाएंगे, जो फर्जी वोटर है उनको हटाएंगे। इन 3 बातों से किनको इनकार है बिहार में?
किस राजनीतिक दल को इनकार है? हाँ, ये बात सही ठीक है। कि समय की कमी है। आपके बीएलओ के बारे में जो चिंता है, अब भाई 4 करोड़ उनका जो दावा है कि अभी 4 करोड़ जो है हमने कर लिया है। मैं कहता हूं कि 90,000 बीएलओ को आपने तैनात किया, 4 लाख आपने स्वयं सहायता समूह को उसमें लगाया है। इसके बावजूद भी लगातार हम लोग भी बीएलओ से संवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर वो जो है ना वो घूमता रहता है, वो तो डाउनलोड होता ही नहीं है। 4 से लेके 40 तक हम लोग दिन भर में नहीं कर पाते हैं। ठीक है सर, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आलोक जी, फिर उसके बाद जितेंद्र सर का रिएक्शन। आलोक सर जल्दी से अपनी बात रखिए। डॉक्टर फिरोज ने कहा कि मैं राजद की भाषा बोल रहा हूँ, मुझे इस लाइन पर ऑब्जेक्शन है। मैं जो सच्चाई है वो व्यक्त किया और वो भी एग्री किए कि हाँ जो मैंने बोला है वो सही है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल वास्तविक स्थिति है, बिहार के लोग बहुत सजग हैं वोट के मामले में। जी। जब वोट आता है तो लेबर भी भाग जाता है और बड़े बड़े लोग उसमें लोग कम जाते हैं, लेकिन जो लेबर क्लास है वो बहुतायत पे पहुंच जाता है अपना वोट डालने के लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री का लेबर हूं और मेरी तनख्वाह 10 या 12,000 या 13,000 रुपये है ओवर टाइम लगा के, तो मुझे 5-7 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे बिहार जाके वापस आने में। उसमें पहला चीज है कि मुझे फैक्ट्री से छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर बहुत सी फैक्ट्रियां छुट्टी नहीं देती हैं जी, तो वो जो लड़का या लड़की जाती है उसको वो फिर निकाल देते हैं। और दूसरी चीज कि क्या वो अपने 12-13 हजार में से 5-6 हजार खर्च करके वहां जाके इस काम को करेगा या नहीं करेगा। जी तो ठीक है सर, इसमें टाइम फ्रेम बढ़ाना चाहिए था। ठीक है। इससे ये काम इसलिए फिरोज जी कह रहे हैं कि आपने आरजेडी की बात कह दी क्योंकि सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर ये आरोप लग रहे हैं। आपसे चर्चा जारी रहेगी, सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में विपक्ष के चक्का जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। चक्का जाम की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। कटिहार में प्रदर्शनकारियों से महिला ने विनती की। रोड जाम के दौरान हाथ जोड़ती दिखी महिला ने कहा कि इमरजेंसी है, जाने दिया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस चक्का जाम से। जो चक्का जाम लोगों के हितों के लिए किया जा रहा है, ऐसा महागठबंधन कहता है, वही लोग परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से महिला जो है वो विनती करती हुई दिखाई दे रही है कि रोड जाम जो हो रखा है उससे परेशानी हो रही है। कटिहार में जब ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त एक महिला ने विनती की है प्रदर्शनकारियों से कि रोड जाम के दौरान यहाँ पर ये देखिए किस तरह से हाथ जोड़ती हुई दिखाई दी है और कहा है कि इमरजेंसी है, उन्हें जाने दिया जाए। तो कटिहार में प्रदर्शनकारियों से विनती करती हुई महिला दिखाई दी है। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं सर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए जो महागठबंधन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है आम जनता के लिए, बिहार वासियों के लिए, वही बिहार वासी परेशान हो रहे हैं। ये महिला जो कि इमरजेंसी में है, जिनका हो सकता है कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो कि इस वक्त परेशान हो और उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है लेकिन उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है, तो किस तरह की मदद है बिहार वासियों की? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो महिला निश्चित तौर पे बंद के अंदर फंसी हुई है और लोगों से उन्होंने गुहार की और वहां इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों ने उनकी बात को सुना है और उनके समस्या का समाधान करने का वहां प्रयास हो रहा है। किंतु हमारे अभी पैनल में बैठे हमारे जितने भी साथी हैं और हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मुझे लगता है कि तमाम जो लीडर्स बैठे हैं उनकी भाषा और उनका दर्द तो हमारा ही दर्द लग रहा है। उनकी बात सुनने से हमें ऐसा लग रहा है कि वे हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे भाजपा के साथी ने वही चीज कहा, बिल्कुल हमारे जदयू के साथी ने भी वही चीज कहा। क्या बिहार के अंदर 8 करोड़ जनता का वेरिफिकेशन चुनाव आयोग ये सब क्यों कर रहा है? संभव है जितेंद्र सर, यानी सीधे तौर पर आप तो कह रहे थे बीजेपी एनडीए की सरकार इस सब के पीछे है और यही सब करवा रहे हैं, चुनाव आयोग को बोल रहे हैं करने के लिए। तो ऐसे में तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग कि आखिर चुनाव आयोग कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा? चुनाव आयोग तो संदेह के घेरे में है ही है। आप मेरे को ये बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर इनका पैक्ट नहीं है तो जहां महाराष्ट्र में इनके वोटर 1 करोड़ बढ़ जाते हैं, वहीं बिहार के अंदर जब इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो ये पिछले दरवाजे से जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स हो उनको काटने के लिए सर ये नुकसान तो बिहार में भी होगा। एक नई वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट रिवाइज होगी, पिछली बार जिन्होंने वोट दिया होगा वो इस बार बदल दिए जाएंगे जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, तो इसका नुकसान तो यहाँ पर एनडीए को भी होता हुआ दिखाई देगा।
वोटर लिस्ट रिवाइज करना एक नेचुरल प्रक्रिया है, निश्चित तौर पे एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन उसका टाइमिंग जो है निश्चित तौर पे उसकी चुनाव आयोग का द्वारा किया गया टाइमिंग निश्चित तौर पे संदेह के घेरे में है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र यहीं से निकला है और यहाँ के लोग इतने सजग हैं कि बिहार में अगर चुनाव आयोग के माध्यम से पिछले दरवाजे से ये वोट करने की चोरी करेंगे तो बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका आपने देखा, इसका प्रमाण देखा आपने, बिहार के अंदर कितने मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं। आज संपूर्ण बिहार बंद है, बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां चक्का जाम नहीं है। ये एक मैसेज है एनडीए की सरकार को और चुनाव आयोग को। जी ठीक है, चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आप लोगों के मुताबिक, लेकिन चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि हमारे पास पूरा डाटा है, हमने जो रिसर्च की है या लोकसभा इलेक्शन में जो हमने काम किया उससे हमारे पास ये पूरी डिटेल्स है कि कितने लोग यहाँ पर फर्जी हैं, कितने मृत हैं, और एक तरह से पूरा डाटा है जिसमें कि महाराष्ट्र के चुनाव की बात अभी नहीं कर रहे हैं सर, अभी फिलहाल बिहार चुनाव पर ही रहते हैं। और यहाँ पर देखिए इलेक्शन कमीशन ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कोई धांधली हो सकती है तो आपका कोई भी कार्यकर्ता हमारे साथ चल सकता है। महागठबंधन में जितने भी यहाँ पर दल हैं वो उनका कोई भी कार्यकर्ता ईसी के साथ जाए और जब वो इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं तो कम से कम अपने वोटर्स के सामने वो देखे कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है। खुली उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि इच्छा जाहिर कर दी है चुनाव आयोग की तरफ से कि आप आइए हमारे साथ, देखिए हम किस तरह से इस पूरे काम को कर रहे हैं। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है सर? जितेंद्र जी। नहीं, चुनाव आयोग को अगर चुनाव आयोग इतना फेयर, महाराष्ट्र के अंदर हमने सवाल उठाया तो चुनाव आयोग को 1 करोड़ वोटर लिस्ट जारी करना चाहिए था। हमने कहा, हमारे नेता ने कहा कि आप वीडियोग्राफी सार्वजनिक कीजिए, उन्होंने वीडियोग्राफी सार्वजनिक नहीं किया, उन्होंने वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं किया और बाकायदा उन्होंने अपने हिसाब से कानून बना लिया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, तभी यह सवाल उठता है। इससे पहले हमारे TN सेशन चुनाव आयुक्त रहे हैं, निश्चित तौर पे कभी इस तरह का सवाल नहीं उठता था। तो जब सवाल उठेंगे, जब कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहेगी तो विपक्ष निश्चित तौर पे उन पर उंगली उठाएगा और सवाल पूछेगा कि आप पिछले दरवाजे से वोट की चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न तो यहाँ उठता ही है, उनके फेयरनेस पे प्रश्न तो उठता है यहाँ पे। तो हम ये अपनी बात को जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव आयोग क्या संभव है कि 8 करोड़ जनता का वेरिफिकेशन कर सकता है? ये असंभव बात है। फिरोज मंसूरी जी, देखिए जिस तरह से हमारे बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर, आलोक जी, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हाँ इतने कम समय में चुनाव आयोग ये काम कैसे करेगा। बारिश का मौसम है, जाहिर सी बात है परेशानी होगी और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो जलमग्न हो गए हैं। तो एक तरह से चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी इस काम को पूरा करना। तो ऐसे में अगर यहाँ पर बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कही जा रही है, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है ये बताइए? क्योंकि सीधे तौर पर अगर यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हाँ आखिर कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन, तो क्या माना जाए तो फिर तो ये राजनीति है, यानी कि विपक्ष खुद ही ये सोच रहा है कि चुनाव आयोग से सब करवाया जा रहा है, जबकि फैसला क्योंकि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, आप उस पर किसी का जोर नहीं चलता है। तो ऐसे में ये तो आरोप ही हुआ ना, यानी कि आप राजनीति ज्यादा कर रहे हैं कि सब बीजेपी या एनडीए की सरकार करा रही है। देखिए गीतू जी, आलोक जी जो कह रहे हैं वो बहुत ही जमीनी सच्चाई बता रहे हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी है उनको, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी बात सही है कि जो चुनाव आयोग की जो पलायन को लेकर चिंता, जो पलायन कर गए, तो सबसे ज्यादा आलोक जी ने क्या कहा, कौन पलायन कर गए? मजदूर पलायन कर गए। अब जरा सोचिए, मजदूर अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा और पंजाब चले गए तो क्या उनकी हैसियत है कि दिल्ली में वोटर बन जाएंगे? नहीं, सीजनल जाते हैं, वो काम करते हैं और फिर बिहार वापस आते हैं। पंचायत चुनाव हुआ है, यहाँ पर हुआ, मुखिया जी, वार्ड पार्षद और सरपंच साहब सब वापस अपने अपने श्रमिकों को वापस गांव बुला लिए, है ना, और उसका वोटिंग हुआ। चुनाव आयोग ये भी नहीं कह सकती है, ये भी कह नहीं सकती है कि हमारे वोटर लिस्ट में फर्जी है। क्यों नहीं कह सकती है? क्योंकि जब वो वोटर लिस्ट पब्लिश होता है तो वो सर्टिफाई करते हैं कि ईच एंड एवरी वोटर सही है, और उनका जो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व जो है वो बीएलओ है। बीएलओ जो होते हैं वो सबसे बड़ा, उनके पास एक तरह से समझिए रिप्रेजेंटेटिव है, वो जानते हैं, घर घर जानते हैं। और बिहार में काफी दक्ष और स्किल्ड बीएलओ है। क्यों दक्ष स्किल्ड बीएलओ है? क्योंकि बिहार में प्रतिभावान शिक्षक को बीएलओ के लिए लगाया गया है। कई स्वयं सहायता समूह के सदस्य लगे हुए हैं और काफी स्किल्ड और दक्ष हैं।
उनकी सबसे बड़ी अभी चिंता है कि मैं एक एक वोटर को निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि मैंने ही बनाया था, मैंने ही लिया था उसका फॉर्म और मैं ही जानता हूं कहां घर है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि जितने फॉर्म वो दे दिए हैं वो फॉर्म वापस नहीं लौट रहे हैं। जिस गति से फॉर्म दे दिया उस गति से फॉर्म की वापसी नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है? और जो फॉर्म वापस हो भी गए हैं वो 4, 5, 10, 15 करते करते वो डाउनलोड होता ही नहीं है। तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा, उस तकनीक को बढ़ाना पड़ेगा, हर बीएलओ को एक बेहतर लैपटॉप, एक बेहतर मुहैया करना पड़ेगा ताकि वो, और एक व्यक्ति को देना पड़ेगा बीएलओ के साथ एक असिस्ट करने वाला भी देना पड़ेगा ताकि उसको तकनीकी तौर पे मजबूत करके उसको निश्चित तौर पे टाइम फ्रेम में हो सके। लेकिन ये टाइम फ्रेम जो दिया गया है वो बिल्कुल कम है। और तब जब मैं कह रहा हूं कि बिहार में मानसून है, इसलिए कहीं से ये जस्टिफाई, और इसीलिए आप देखिएगा कि बीजेपी की भी चिंता है, जनता दलियों की भी चिंता है। ठीक है, सरकार में है, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो पीड़ा है, उनके जो दर्द है वो जितेंद्र जी से कम नहीं है। उनके जो दर्द हैं, जो जितेंद्र जी बोल रहे हैं ना, वो वही दर्द आलोक जी का भी है, वही दर्द जनता दल यूनाइटेड का भी है। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि कृपया चुनाव आयोग पर आरोप मत लगाइए। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अगर उंगली उठ जाएगा तो हमारा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। और बिहार डेमोक्रेसी की भूमि है, चुनाव आयोग को भी समझना चाहिए। फिरोज जी, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग से ज्यादा यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है, एनडीए को घेरा जा रहा है। चुनाव आयोग को तो सिर्फ उनके ऊपर कठपुतली के तौर पर आरोप लग रहे हैं। हाँ गीतू जी, एक मिनट एक बात समझिए, ये किसने जाना कि कौन वोटर किसका है? ये कैसे पता लगा लिया राजनीतिक दल वाले लोग? क्या आपको लगता है बीजेपी का जो श्रमिक है वो हरियाणा नहीं गया है क्या? पंजाब नहीं गया है क्या? दिल्ली नहीं गया है क्या? और जब वो बाहर गए हैं तो उनके नाम छट जाएंगे, और जब नाम छट जाएंगे तो बीजेपी का तो अपने सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए ये गलत आरोप है। श्रमिक वोटर किसी का नहीं होता। वोटर जब भी उसका वोटर लिस्ट में नाम होगा तब वो तय करेंगे कि मैं बीजेपी को दूंगा, कि जदयू को दूंगा, कि राजद को दूंगा, कि कांग्रेस को दूंगा। अभी वोटर को बनाने की प्रक्रिया है, वोटर को बचाने की प्रक्रिया है। जब वोटर ही नहीं रहेगा तो ये राजनीतिक दल चुनाव कहां से लड़ेंगे? इसलिए चुनाव आयोग के साथ पारदर्शिता के साथ सहयोग करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल को विश्वास में लेकर और सभी राजनीतिक दल सहयोग करे चुनाव आयोग को, बीएलओ को सहायता करे, अपने अपने कैडर को बोले कि वो जो फॉर्म वापस नहीं हो पाया है वो फॉर्म वापस हो और कैसे डाउनलोड हो, ताकि समय सीमा के अंदर जो है चुनाव में वोटर लिस्ट तैयार हो जाए। जीतू जी, ये बहुत बड़ी चिंता है। और इसलिए पलायनवादी, ये जो पलायन कहने की बात है और बाहर में वोटर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसकी संख्या 0 में है। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग विश्वविद्यालय में हैं, हम लोग हवा में नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एक फाइंडिंग लेना कितना आयु होता है, सर्वे कितना मुश्किल होता है, फिर वापस उस फॉर्म को लेना कितनी कठिनाई होती है, और वो समय में नहीं होता है। इसलिए सभी राजनीतिक दल को चाहिए कि अपना जो आपके पास कैडर है उनको लगाइए, सहायता कीजिए और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को ये पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आती है कि उन्हें किस तरह से काम करना है, कैसे फॉर्म भरना है। और अगर ये डिजिटलाइज है तो जाहिर सी बात है अगर फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर अपडेट नहीं हो रहा है तो एक बहुत बड़ी समस्या है आलोक जी। और ऐसे में आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि 1987 के पहले वाला दस्तावेज देना है कि 2003 के बाद। बिल्कुल, यानी बहुत सारी कंफ्यूजन अभी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग ने बहुत कम समय दिया है, इसमें कैसे इतना बड़ा टास्क पूरा होगा ये अपने आप में चुनौती है। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आलोक जी का रुख करूंगी। जितेंद्र सर, आप अपनी बात रखिए। मैं फिरोज जी की बात से अंशतः कुछ सहमत हूं, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाया है वेरिफिकेशन का, और आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते के अंदर उनके गाइडलाइन में लगातार कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अब लगातार कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, और अब स्थिति यह बन गई है कि यहां तक जो बीएलओ मतदाता तक जा रहे हैं, जो बीएलओ है वो बीएलओ के पास खुद वह पहचान पत्र नहीं है कि वह कैसे साबित कर पाए। अब जैसे कि अगर उनसे पूछा जा रहा है कि आप अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दे, तो क्या यह संभव ही नहीं है? पूरी प्रक्रिया में इतनी लेगेसी है कि चुनाव आयोग के द्वारा यह जो पूरा सिस्टम बनाया गया है कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से, जैसा कि
एक अमूमन एक परसेप्शन होता है कि इलाके बिहार के कुछ इलाके में किसी पार्टी का बेस वोट होता है, तो बिहार के किसी इलाके में किसी पार्टी का बेस वोट होता है। तो जो महागठबंधन का जो बेस वोट है, उस बेस वोट को काटने की नियत से यह तुगलकी फरमान 11th आवर के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा बीजेपी के दिशा निर्देश पर किया गया है। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपने आरोप लगा दिया सब बीजेपी के दिशा निर्देश पर हो रहा है। आलोक जी, यहाँ पर ये देखिए 18+ वोटर्स को तो कम से कम लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा और यहाँ पर चुनाव आयोग इस काम को जरूर करेगा, जाहिर सी बात है। और जिस तरह से प्रक्रिया हो रही है, हालांकि उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब सवाल तो बीजेपी पर ही उठ रहे हैं सीधे तौर पर कि सब कुछ आपने ही करवाया है। आप तो ये कहकर बच रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे करेगा, लेकिन अभी आप आरोपों से बच नहीं रहे हैं। जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार में कि सब कुछ जो करवा रही है वो बीजेपी करवा रही है, केंद्र में बैठी सरकार करवा रही है, और कहीं ना कहीं सब कुछ करने के पीछे अगर बीजेपी का हाथ है तो फायदा भी बीजेपी को ही होगा। लोकतंत्र में जो राजनीति करता है वो सिर्फ राजनीति ही करता है। मैं कांग्रेस के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि जेएनके में हुआ था तो वहां सब ठीक था, वहां भी हुआ था वोटर वेरिफिकेशन, और कर्नाटका में चुनाव हुआ तो वहां सब वोटर लिस्ट ठीक था, तेलंगाना में चुनाव हुआ तो वोटर लिस्ट ठीक था, ईवीएम ठीक था, उत्तरांचल में हुआ तो वोटर लिस्ट ठीक था। यह ऐसी बातें ना करें जिसको तर्क संगत नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर मंसूर ने जो कहा, मैं उनसे थोड़ा असहमत हूं। इन्होंने कहा कि 100% लोग जाते हैं पलायन करके और वापस लौट के आ जाते हैं, सीजनल जाते हैं। 70% सीजनल लोग जाते हैं, 30% लोग उन जगहों पे जड़वत हो चुके हैं। आप दिल्ली में रहती हैं, क्या दिल्ली में आपने नहीं देखा है बिहारियों को जो यहाँ बरसों बरसों से रह रहे हैं, अपना मकान बना लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अपना मकान बना लिया, जिसका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहा है, शादी ब्याह कर लिया, तो क्या अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखवाया है? तो ये तर्क मुझे नहीं समझ में आया। और दूसरी बात, जो मेरे कांग्रेस के फाजिल मित्र कह रहे थे कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, तो इन्हीं के साथी बिहार में जंगल तंत्र को भी जन्म दिया, बिहार में जातिवादी तंत्र को भी जन्म दिया, बिहार में लूट मार फिरौती बलात्कार को भी जन्म दिया। आज बिहार जो करा रहा है वो इनके 15 साल के कुशासन की देन है। नीतीश कुमार ने तो जितना उनसे बन सका संभालने की कोशिश की बीजेपी के साथ मिलकर। इसलिए ये, और फिर बिहार दोबारा से जंगल राज की वापसी नहीं चाहेगा। एक 9th क्लास पास आदमी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर में प्रोजेक्ट कर दिया और खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में सब पढ़े लिखे एक से एक लोग हैं। तो क्या इनकी पार्टी को कोई पढ़ा लिखा, एक इंजीनियर नीतीश कुमार को एक 9th क्लास फेल आदमी रिप्लेस करके बिहार चलाएगा? और बिहार के लोग इस बात को कबूल कर लेंगे? सिर्फ जातिवाद, धर्म की राजनीति के, धर्म के आड़ में ये राजनीति करते आए हैं और आज भी करने की कवायद कर रहे हैं, जो बिहार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। बिहार में आंधी चलेगी, तूफान चलेगा और एनडीए की जोरदार वापसी होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर फिरोज, देखिए यहाँ पर जो चुनाव मुद्दों पर लड़ना था, यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग क्यों वोटर लिस्ट बना रहा है, क्यों रिवीजन कर रहा है वोटर लिस्ट का? तो ये मुझे लग रहा है कि बिहार के मुद्दे कहीं चले गए हैं क्या, या फिर जो विपक्षी दल है उनके पास मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? और अगर इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाते और सरकार की खामियां गिनाते तो ज्यादा बेहतर होता। कई ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त बिहार में जो बहुत ज्वलंत हैं और जिनके बल पर यहाँ पर विपक्षी दल अगर लोगों के बीच में एक तरह से प्रचार करते या उनकी बातों को आगे रखते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को ये बात समझ में आती कि जो आगामी सरकार आएगी, यानी कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो उनके मुद्दों को किस तरह से उठाया जाएगा या उनके लिए क्या काम किया जाएगा, तो ज्यादा बेहतर होता। अब हम देख रहे हैं चुनाव आयोग के इर्द गिर्द ही ये सारा मामला घूम रहा है और महीने भर तक, जब तक कि ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती, तब तक यही आरोप लगते रहेंगे। इसके पीछे एनडीए है, जेडीयू है, बीजेपी है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? यानी कि जो विपक्षी दलों के पास एक गोल्डन टाइम है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। देखिए गीतू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और जो चिंता आप जाहिर कर रही हैं वो बिल्कुल जायज है।
और इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार वाकई लोकतंत्र की भूमि रही है, तो पूरी देश की नजर रहती है बिहार पर। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे का अभाव है, तो बिल्कुल मुद्दे का अभाव नहीं है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी को अगर बचाना है, अगर देश में डेमोक्रेसी को बचाना है, तो बिहार ने अपनी पुरानी जो अपनी पैतृक जो परंपरा है, उस परंपरा का वो निर्वाह कर रहा है। आप यहाँ देखिए, मुद्दे का कोई अभाव नहीं है। मुद्दे के तो ये लोग मुद्दे वीर और बयानवीर लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं बयानवीर लोग हैं कि दोनों को तकिया कलाम पता है। एक को पता है कि डिग्री नहीं दिखाएंगे, एक को पता है कि भाई नौमा फेल है। और इस देश में भाई साहब कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कभी कोई स्कूल नहीं गए थे, उनकी कोई डिग्री नहीं थी। इसलिए डिग्री से तुलना करना या पढ़े लिखे से तुलना करना और उसको मुद्दे को डायलूट करना, ये एक अलग विषय है। मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ। ये बात अभी आई कि 100%, मैंने 100% नहीं कहा, मैंने कहा कि बिहार के जो श्रमिक है वो पलायन कर गए। और श्रमिक कौन है बिहार का? मजदूर कौन है? वो मजदूर जिसको दिहाड़ी मजदूर है, जिसको हम नहीं खिला पा रहे हैं, 5 किलो अनाज हमारी नहीं रोक पा रही है, वो सीजनली हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाने के लिए बाध्य है। वो वहां पर मजदूरी करते हैं, वहां बसते नहीं हैं। बसते कौन है? हमारे मिडिल क्लास के लोग जो थोड़ा सा पैसे वाले हैं, वो जाते हैं और अपने सुख सुविधा और अपने जीवन यापन और अपने वहीं पर जाके नौकरी करते हैं, वो बस जाते हैं। उनकी संख्या 0.345 के आसपास है। उसकी संख्या 1% नहीं है। इसलिए आलोक जी ये कहना कि नहीं 30% सवाल, अगर 70% ही है तो आलोक जी ये बहुत बड़ा है, ड्रास्टिंग है। बिल्कुल। और मुझे लगता है सर, वोटर्स को आंकड़े को लेकर जितनी चिंता जाहिर हो रही है, उतनी चिंता मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। बिहार में इस वक्त इतने मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है, और अगर लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदा विपक्षी दल को होगा, महागठबंधन को होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पीछे पड़ना उनके लिए सही नहीं है। और ये कहना है कि इसके पीछे बीजेपी एनडीए का हाथ है, मुझे नहीं लगता कि जनता उन्हें कहीं ना कहीं खरा उतरते हुए देखेगी। और चुनाव में अब देखना होगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे।